नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो भी यहाँ पे सिलेबस एएसओ एग्ज़ाम के लिए है, उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि जैसे-जैसे चैप्टर वाइज़ है, पहले ऐसे किया जाएगा। नमस्कार साथियों, वेलकम टू। हाँ, ठीक है, आवाज़ ठीक है। और अब इसके बाद मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट है, इसकी शुरुआत की जाएगी। और चैप्टर वाइज़ हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग हल करेंगे। कल दिन में एक महामैराथन रहेगी, यूपी और एमपी दोनों को कंबाइंड रूप में हम लोग जो है मतलब लगभग 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे उस महामैराथन में। और जो भी कल मॉर्निंग में ही रहेगी, क्योंकि सेकंड हाफ में हमें जाना है, तो मतलब मान के चलिए कि वही 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास शुरू होगी, अभी टाइमिंग मतलब दे दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे लोग एएसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का जो लिंक है, ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम का लिंक है। और इसके साथ-साथ आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करेंगे, तो इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पे रजिस्टर करके सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, हेलो। तो अब इसमें जो हमारे पास ये 2024 का देखेंगे, तो ये हमारे लोग जो टॉपर्स लोग हैं, मतलब सिलेक्टेड लोग हैं। ये एसएससी सीजीएल मतलब 24 में सेलेक्ट हुए थे। बिल्कुल। 1 सेकंड, यहाँ पे क्या आप कहना चाह रहे हैं? ऑलरेडी जो है मतलब आप लोग 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट अ, अपलोडेड है। नहीं, उसके अलावा रहेगा ये, उससे अलग हट के रहेगा प्रैक्टिस सेट। और ये एएसओ एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पे, हालाँकि एएसओ, जेएसओ सारे एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। और चाहे जहाँ का भी हो, चाहे वो हमने जो अभी पेपर बनाए हुए हैं, इसमें थोड़े से सरल क्वेश्चन रखे हैं। और जो इसके पहले हम लोग जो भी मतलब क्वेश्चनायर रखा गया है, वो ख़ास तौर पे अंडमान, महाराष्ट्र और लद्दाख, ये इन 3 जगहों के बच्चों ने हमें जो पेपर भेजा था, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए गए हैं। और एमपी का कोई हमें सेट मिला नहीं, ठीक है? यूपी का हमें सेट मिले हैं, पिछले वाला सेट मिला है, तो उसको हम अगले किसी प्रैक्टिस सेट में शामिल करेंगे। लेकिन यूपी का जो है हमें अभी प्रैक्टिस सेट सॉरी, एमपी का प्रैक्टिस सेट मिला नहीं, इसलिए जो है मतलब हम लोग उसको जो है एमपी का जो पुराना 1-2 पेपर हुआ है, उसका हमने यूट्यूब पे मतलब या फिर और जो ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं, उनसे हमने रिव्यू देखा है। लेकिन उसमें बहुत ही मतलब वो एक तरीके से सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। और जो भी यहाँ पे जो पेपर रहा है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। कोशिश हम ये किए हैं कि मतलब हम लोग इसी मतलब सेशन में और कल की महामैराथन में लगभग 300 प्लस क्वेश्चन करें। और उस सेशन के साथ जितने भी आपके कंसेप्चुअल मतलब कुछ कन्फ्यूजन रह गए हों, उनको हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन जो भी लोग जुड़े हैं, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और उसके बाद जो है मतलब हम लोग यहाँ पे क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे। ये आपका मतलब ये जो भी अनिवार्य विषय हैं अभी के लिए, ये आपके कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। और 26 जनवरी की जो सेल है, उसमें लगभग 50% ऑफ रहेगा, तो आप लोग जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे इसमें पहुँचने का जो तरीका है, L1 क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे यूपी ट्रिपल एससी सेक्शन में। यहाँ पे ये आपका कोर्स जो है जनरेटेड है। और इस पे जाके इस मतलब ऐप के माध्यम से इस कोर्स को परचेज़ किया जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, स्टैटिस्टिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड स्टेटस, ठीक है? ये शब्द जो है, ये हमारा स्टेटस एक शब्द होता है, इससे आया हुआ है। और ये जो हमारा शब्द है, ठीक है? व्हिच मीन्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? व्हिच मीन्स मतलब क्या होता है, ये एक स्टेटस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ये स्टेट, ठीक है? ऐसा हुआ क्या था कि पुराना चाहे मौर्य काल का इतिहास देखेंगे, चाहे जब भी मानव की सभ्यताएँ शुरू हुई, तब से हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और पहले जो खास तौर पे मौर्य काल में, जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का शासन था, तो उन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में स्टेटस मतलब ये एक तरीके से कहा जाए, जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है या स्टैटिस्टिक्स जहाँ से इजाद हुआ, इसको राजाओं का विज्ञान कहा जाता था, राजाओं की मैथमेटिक्स कहा जाता था।
क्योंकि इसके माध्यम से राजा अपनी सेना का संचालन, अपने पूरे राज्य का संचालन करते थे। तो इसीलिए जो स्टेटस यहाँ पे शब्द यूज किया गया था, जिससे स्टेटिस्टिक्स शब्द आया हुआ है, डिराइव्ड है, निकला है यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे होता था स्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, हु डिफाइंड स्टेटिस्टिक्स एज स्टेटिस्टिक्स इज अ ग्रामर ऑफ साइंस। ग्रामर ऑफ साइंस इसको किसने कहा था? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम आपको जो अभी क्लासेस पढ़ाना शुरू किए हैं, आज से अभी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, तो उसमें पहली ही क्लास में हम आपको इसके बारे में बताए हैं कि कौन क्या कहा है। ठीक है, ये शब्द, ये लाइन जो है कई बार पूछी गई है। तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है, ये स्टैटिस्टिक्स इज ए ग्रामर ऑफ साइंस, इसको कर्ल पियर्सन ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, ये कर्ल पियर्सन ने इसको बारे में कहा कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ग्रामर है साइंस का। ठीक है, चलिए ओके। अगला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स डील्स मेनली विथ। तो स्टैटिस्टिक्स जो भी यहाँ पे डील्स करता है, जो मतलब यहाँ पे जिन चीजों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, या जो भी रिजल्ट निकालने के लिए हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेनली जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा डेटा होता है, मात्रात्मक जो डेटा होता है, इसके माध्यम से हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का, अपने प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मींस। सांख्यिकी जो तथ्य है, तथ्यों का समुच्चय है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फैक्ट होता है। ग्रुप ऑफ फैक्ट का मतलब एक आपको सीरीज दे दी जाएगी, मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो यक्स वेरिएबल और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी कुछ इस तरीके से, और इससे इसके माध्यम से कहा जाएगा इसका मीन, मीडियन, मोड, कुछ इस तरीके से चीजें जो भी कहा रहेगा उसको निकालना रहेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाँ बिल्कुल, जो भी मतलब आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, वो लोग कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे चौथा क्वेश्चन है तो 4 का ए है, बी है, सी है, इस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लैग रहता है यूट्यूब में, जो हम बोलेंगे वो आपको 20-30 सेकंड बाद सुनाई देगा, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब वो कुछ गैपिंग होती है, तो वो जो है मतलब आपको मतलब उससे क्लियर रहे कि किस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे रहे हैं। पांचवा क्या है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का कौन, मतलब यहाँ पे जो निम्न में से कौन सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब संख्यात्मक अभिव्यक्ति, रीजनेबल एक्यूरेसी उचित शुद्धता, या एब्सोल्यूट एक्यूरेसी पूर्ण शुद्धता, और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर तथ्यों का समूह तो होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो और उसके बाद जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं, ये भी होते हैं, बाइनोमियल पॉइसन, इस तरीके से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी होते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी भी होती है इसमें, लेकिन एब्सोल्यूट एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होती, यही गलत है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, ध्यान में रखिएगा, उचित शुद्धता होती है, पूर्ण शुद्धता नहीं होती है इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, 5 का सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटिस्टिक्स इज यूजफुल मेनली फॉर। जो सांख्यिकी है मुख्यतः किसके मुख्यतः उपयोगी है? तो डिसीजन मेकिंग में, गेसिंग में, स्टोरी राइटिंग में, या एथिक्स में? स्टोरी राइटिंग में इसका कोई मतलब नहीं है। स्टोरी में हम कहानी बताते समय स्टेटिस्टिक्स नहीं बताते हैं कि एक राजा था, उसके 5 बीवियां थी, 8 बीवियां थी, और उसके फिर मतलब 20 जो है खानदानी थे, मतलब उसके पुत्र पुत्रियां थी, फिर उसके बाद पता लगा इतनी सेना थी, वो स्टेटिस्टिक्स हो जाता है, वो कहानियों में नहीं आता। कहानी में कुछ ना कुछ जो है राजा की रानियां, फिर उसके बाद उसका लव ट्रायंगल जोड़ा जाता है ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे, या फिर उसकी लड़ाई झगड़े जो हुए रहते हैं उसको जोड़ा जाता है ताकि वो चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहें। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, ये एथिक्स में भी नहीं किया जाता मेनली, और गेसिंग, अनुमान लगाने में, हाँ एक गेसिंग कह सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाने में, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में क्यों? क्योंकि ये जो साइंस है, ये राजाओं का साइंस कहा जाता था, और पहली ही क्लास में अभी पढ़ाया हुआ है, राजाओं का साइंस इसको कहा जाता था, इसलिए डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विच डेटा डिस्क्राइब्स क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे ईमानदारी और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों का वर्णन
कौन सा डेटा करता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ईमानदारी और गुण या बुद्धिमत्ता, ये जो भी चीजें होती हैं, ये एक तरीके से कहा जाए इनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, और जिनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता उनको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। मतलब अगर क्वालिटेटिव डेटा की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेजरमेंट जो है नहीं होता है, जबकि क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्वालिटेटिव डेटा का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, क्वांटिटेटिव डेटा का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि वो आदमी 3 किलो ईमानदार है, 2 किलो ईमानदार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा होगा, ठीक है, वेरी गुड। नॉमिनल डेटा, अब नॉमिनल और ऑर्डिनल दो डेटा होते हैं। नॉमिनल डेटा में क्या होता है, नॉमिनल डेटा जो होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम यहाँ पे नेम या इस टाइप की कोई चीज का हम इस्तेमाल करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सभी कई एक क्लास में 100 बच्चे हैं और सबका नाम दे दिया गया, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा नॉमिनल डेटा है। या उनका जेंडर और इस तरीके की चीजें लिख दी जाएं, ठीक है, तो उनको कहा जाएगा ये हमारा नॉमिनल डेटा है। और ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है, ऑर्डर्ड डेटा में क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा की अगर हम बात करें तो इस डेटा में, ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर ऑर्डरिंग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो इससे एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा में देखेंगे तो नॉमिनल में नेम का यूज होता है, ऑर्डिनल में प्रॉपर ऑर्डरिंग होती है। और यहाँ पे पूछ रहा है नॉमिनल डेटा इज, तो नॉमिनल डेटा इज क्या होता है, ऑर्डर्ड नहीं होता, रैंक्ड होता है, विदाउट मतलब ये ऑर्डर्ड नहीं होता है, रैंक्ड भी नहीं होता, क्योंकि रैंकिंग जैसे ही हम करेंगे वो ऑर्डर डेटा हो जाता है। और फिर विदाउट ऑर्डर होता है, हाँ विदाउट ऑर्डर ये होता है, और मेजर मापा हुआ नहीं होता है, ठीक है, मेजर्ड नहीं होता है, ये नॉमिनल डेटा मेजर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विदाउट ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि जिसका हम लोग यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि मेजरमेंट जो है यहाँ पे करके उसको ऑर्डरिंग कर देते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो सॉरी, ऑर्डिनल डेटा जो है, ऑर्डिनल डेटा क्या है कि ऑर्डरिंग कर दी जाए, ऑर्डरिंग कर दी जाए मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोई सीक्वेंस में इसको ऑर्डर कर दिया जाए, जैसे जैसे लंबाई के सीक्वेंस में या मोटाई के सीक्वेंस में या वेट के सीक्वेंस में उसको ऑर्डर कर दिया जाए तो उसको ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, जेंडर नहीं होता है, आई कलर नहीं होता, लेकिन एजुकेशन लेवल जो है तो होता है, शिक्षा स्तर, ये इसके माध्यम से हम लोग इसकी ऑर्डरिंग करते हैं। ध्यान में रखिएगा ऑर्डरिंग का मतलब होता है लॉजिकल ऑर्डरिंग, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता एजुकेशन लेवल तो हम आई का सॉरी जेंडर को यहाँ सॉरी जेंडर तो मान लीजिए नॉमिनल हो जाएगा, तो क्योंकि जेंडर में मेल फीमेल दो ही होते हैं, वो नॉमिनल डेटा होता है। और ये ध्यान में रखिएगा जेंडर और ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो जेंडर जो होता है उसमें हम ऑर्डरिंग नहीं कर सकते कि आप पुरुष हैं तो महापुरुष हैं या छोटे वाले पुरुष हैं, कौन से पुरुष हैं, वो ऐसी कोई ऑर्डरिंग होती नहीं है। तो जेंडर में ऑर्डरिंग नहीं होती है, आई कलर में भी ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं, या कभी कभी कई कई बार जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो आंखों में, हर आदमी की आंखों में रेटिना में चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें जाने का मतलब नहीं होता। लॉजिकल ऑर्डरिंग जिसको नॉर्मल आदमी कर सके तो वो एजुकेशन लेवल होता है कि आप पीजी किए हुए हैं, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट है, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, कोई इलिटरेट है, तो उसमें ऑर्डरिंग आराम से आप आदमी कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है। डिस्क्रीट डेटा इज, अब यहाँ पर दो डेटा होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्रीट डेटा में क्या करते हैं कि डिस्क्रीट डेटा में जब हमारे पास एक्स जो भी वेरिएबल है ये कोई डिस्क्रीट वैल्यूज टेक करे, मतलब अलग अलग वैल्यूज ये आगे टेक करता रहे, मतलब सेपरेट सेपरेट वैल्यूज अगर टेक करे तो इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। और जब यही वैल्यू एक रेंज में आ जाए, एक्स का मान 10 से 15 के बीच में हो जाए, तो 10 से 15 के बीच मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। और जब ये किसी रेंज में किसी इंटरवल में यहाँ पे नंबर्स आने लगे तो उसको हम कंटिन्यूअस जो है डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा इज,
यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा एक तरीके से क्या जाए मेजर्ड होता है, फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल तो नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता है, और काउंटेबल होता है, गिनने योग्य होता है, मेजर्ड एक तरीके से मापा गया होता है। तो डिस्क्रीट डेटा यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये काउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि हम डिस्क्रीट डेटा जब भी लेंगे अगर वो इनफाइनाइट है तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब भी हम सैम्पलिंग या फिर इस तरीके के काम करते हैं, मतलब पॉपुलेशन सेंसस का और भी जो काम करते हैं सॉरी, तो उस केस में हमारे पास डिस्क्रीट डेटा आता है, लेकिन वो डेटा जो है हमारे तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक वो काउंटेबल ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड वेट आर एग्जाम्पल ऑफ। हाइट और वेट किसके होते हैं एग्जाम्पल? तो हाइट ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आदमी की हाइट जो है अलग अलग होती है। हमारी जैसे हाइट 173 सेंटीमीटर है, आपकी कुछ हो सकती है, तो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाइट और वेट क्या होता है कि यहाँ पे हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, या कोई भी चीज है, मतलब एक तरीके से कहा जाए वो डिस्क्रीट डेटा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डेटा हमारा होगा। फिर इंटरवल स्केल, यहाँ पे इंटरवल स्केल क्या है, यहाँ पे इंटरवल स्केल हैज। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंटरवल स्केल है हमारे पास, ये क्या होती है कि जब भी हमारे पास इंटरवल स्केल की हम बात करते हैं तो ट्रू जीरो का मतलब होता है कि मतलब एक जो वैल्यू है जीरो के बराबर होनी चाहिए, वो नहीं होती है। मतलब वो जो भी रेंज है उसमें जीरो अगर इंक्लूडेड है तो उसको हम कहेंगे ट्रू जीरो वैल्यू है। ठीक है, और ट्रू जीरो ये नहीं होता है। और इसके बाद इक्वल इंटरवल, हाँ ये हो सकता है। रेशियो मीनिंगफुल नहीं, रेशियो मीनिंगफुल भी नहीं होता। नो डिफरेंस नहीं, कोई अंतर, कोई ना कोई अंतर रहेगा तभी तो इंटरवल बनेगा। एक से एक के बीच का अगर हम कह दें नो डिफरेंस, एक और एक है, पांच और पांच है, तो उसमें कोई इंटरवल मतलब कोई अंतर रह नहीं जाता, तो इसलिए वहां पे नो डिफरेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इक्वल इंटरवल होता है यहाँ पे जब भी हम एक्स और एफ की बात करते हैं, मतलब वेरिएबल हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हो। अगर हमको इसको क्लास इंटरवल में हमें चेंज करना है तो यहाँ पर बराबर इक्वल लेंथ के इंटरवल्स यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ के यहाँ पे इंटरवल्स लिए जाते हैं। हाँ 12 में भी ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है रेशियो स्केल डिफर्स फ्रॉम इंटरवल स्केल ड्यू टू। रेशियो स्केल जो है वो डिफर करती है फ्रॉम इंटरवल स्केल, कैसे? तो जो रेशियो स्केल होता है उसमें देखेंगे तो रेशियो स्केल में एक तरीके से कहा जाए कि रेशियो का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, और उसमें रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल जो होती है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इंटरवल मतलब यहाँ पे सेम और अलग अलग हो सकता है, और यहाँ पे नॉन जीरो या नो जीरो, जीरो आ सकता है, कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए -10 से 10 के बीच में हमारी एक्स की लिमिट हो जाए तो इसके बीच में आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो भी जो है यहाँ पे मतलब एक तरीके से कहा जाए ये भी दोनों में कॉमन होता है। ट्रू जीरो, हाँ ट्रू जीरो की बात करते हैं तो ट्रू जीरो यहाँ पे इंटरवल स्केल में मतलब एक तरीके से अभी जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे ट्रू जीरो इंटरवल स्केल में नहीं होता है, जबकि रेशियो स्केल में ट्रू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू जीरो के कारण यहाँ पे ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये चीजें पढ़ाई गई हैं क्लास में। ठीक है, तो उसी क्लास का जो भी क्लास अभी पढ़ाई गई है उसी क्लास के बेस पे ही ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। टाइम सीरीज डेटा रिलेटेड टू, तो टाइम सीरीज डेटा यहाँ पे टाइम से रिलेटेड होता है। प्लेस, प्लेस से जो मतलब जो डेटा प्लेस से रिलेटेड होता है इसको जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं। और फिर इसके बाद क्वालिटी से जो रिलेटेड होता है इसको एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स या फिर एक तरीके से कहा जाए क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, और कैटेगरी से जो रिलेटेड होता है इसको कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, कैटेगोरिकल डेटा इसको कहा जाता है, कैटेगोरिकल डेटा कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो प्लेस से रिलेटेड हो उसको जियोग्राफिकल डेटा, जो टाइम से रिलेटेड हो उसको टाइम सीरीज डेटा, जो क्वालिटी से रिलेटेड हो उसको एट्रीब्यूट से क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है, और जो कैटेगरी से रिलेटेड हो ये कैटेगोरिकल डेटा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ। सेंसस जो होता है किसका एग्जांपल है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सैंपल सर्वे का एग्जांपल नहीं होता है, ये कंप्लीट इनुमरेशन का जो है एक एग्जांपल होता है।
इनडायरेक्ट मेथड या क्वेश्चनायर विधि ये तो अलग चीजें हैं, शेड्यूल या फिर क्वेश्चनायर को भरने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि सेंसस जो डेटा होता है ये कंप्लीट इनुमरेशन का जो है एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी डेटा इज, प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो प्राइमरी डेटा जो है हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है, जो भी हमारे पास फर्स्ट हैंड प्राप्त होता है, उसको हम यहाँ पे प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आप हमारे हमसे आए और जस्ट हमसे पूछे कि आपकी मतलब हाइट क्या है, वेट क्या है, तो जो आपको डेटा मिला वो प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, और जब वही डेटा किसी पब्लिकेशन में, किसी बुक में, किसी रिसर्च रिपोर्ट में, किसी थीसिस में वो शामिल कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। ठीक है, जो हम डायरेक्ट किसी से पूछ के मतलब कलेक्ट करते हैं डेटा, उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जो हम यहाँ पे दूसरे से मतलब किसी पब्लिकेशन या किसी रिसर्च रिपोर्ट या फिर किसी मतलब मंत्रालय की साइट से अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। तो प्राइमरी डेटा इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, नहीं, ये सेकेंडरी डेटा होता है। कलेक्टेड बाय रिसर्चर या सेकेंडरी डेटा सोर्स, नहीं, ये सेंसस डेटा। हाँ, सेंसस डेटा जो है ये प्राइमरी डेटा होता है। कलेक्टेड बाय रिसर्चर भी कह सकते हैं, इसमें ये दोनों आंसर हो सकते हैं, कलेक्टेड बाय रिसर्चर, लेकिन ध्यान में रखिएगा एट एट ग्राउंड। ठीक है, एट ग्राउंड। कलेक्टेड बाय रिसर्चर के दो काम होते हैं। मान लीजिए जैसे हमको कोई रिसर्च का टॉपिक लेना है, मान लीजिए हमको भारत की जनगणना पे रिसर्च करना है। ठीक है, या जो हमारे पास एसआरएस के और मतलब एसआरएस या सीआरएस या फिर एक तरीके से कहा जाए कि जो पीएलएफएस वगैरह के जो डेटा आते हैं, इस पे हमें रिसर्च करना है। तो अगर वो किसी रिपोर्ट से रिसर्चर ले रहा है डेटा, जो है रिसर्चर किसी रिपोर्ट से ले रहा है, तो सेकेंडरी डेटा होगा। और अगर वो खुद जाके ग्राउंड में मतलब लोगों के बीच में रह के वो जो है यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी डेटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है एट ग्राउंड। ठीक है, और जो सेंसस डेटा होता है ये चूंकि हम ग्राउंड में जो गांव में नियुक्त भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, वो जो है यहाँ पे जाते हैं और सेंसस डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय के तहत, उसके माध्यम से यहाँ इनके एम्प्लॉय जाते हैं, या नॉर्मली गांव में जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी के टीचर्स, वही ये काम करते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोगों से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा सेंसस के बारे में एक दो चीजें और ध्यान दीजिए कि सॉरी 1881 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, लॉजिकल जनगणना। उसके पहले एक बार जो है 1972 में जो है भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, और 1881 में 10 की जनगणना की जो है शुरुआत हुई। लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पे भारत का उसमें रिपन वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और ध्यान में रखिएगा कि 1981 से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, और ये भारत में अगर वर्तमान में देखेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, होम अफेयर्स मतलब जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसके उसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस कमिश्नर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस एंड सेंसस कमिश्नर बोला जाता है। वो इसी मंत्रालय के तहत ये जनगणना का काम होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी जनगणना की बात होगी ध्यान दीजिएगा जो भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो जो है यहाँ पे मतलब इसका उद्घाटन करेंगे। अभी उम्मीद है कि अप्रैल से शुरू होने वाला है, कह तो यही रहे हैं, बाकी अभी देखिए जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है, उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन होता है फिर वो। चलिए, सेंसस एक्सपोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी सेंसस रिपोर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अब सी बात है, जस्ट इतना बता ही दिए गए हैं, तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑफ डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स। तो डायरेक्ट मेथड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेनली दो तरीके के मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको पढ़ाया गया है आपको, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट मेथड। और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम जो है लोगों से मतलब एक तरीके से कहा जाए कोई इंटरव्यूअर जाता है वहां पे लोगों से सवाल पूछने के लिए, या फिर उसमें क्या होता है कि आदमी अपना डेटा खुद ही जो है भर के भेज दे। जैसे यूरोप में कई देश ऐसे हैं, स्वीडन वगैरह, स्पेशली स्विट्जरलैंड वगैरह, उनको जो डेटा चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए उनको सेंसस करानी है, तो वो एक मेल लिखते हैं, हर व्यक्ति को एक मेल भेज दिए,
चूँकि आज तो सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है और एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के पास एक मेल भेज दी गई गवर्नमेंट की तरफ से और हर व्यक्ति उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट कर दिया। तो उसमें सेंसस में कोई जो है मतलब वहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट नहीं आती है। वो नॉर्मली जो है उनके यहाँ मतलब ये काम हो जाता है। भारत में क्या है कि चूँकि लोगों का अभी एजुकेशन लेवल उस तरीके से नहीं है, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, तो भारत में लोग जाते हैं जनगणना के लिए। भारत सरकार के नियुक्त एम्प्लॉयी जाते हैं और जब भारत सरकार के एम्प्लॉयी जाते हैं तो उनको कहा जाता है यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो। पर्सनली अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट मेथड का पार्ट होता है। ठीक है? डायरेक्टली हम जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, उनसे सवाल-जवाब कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक रजिस्टर बड़ा-सा होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो प्राइमरी डेटा होता है और उसके साथ-साथ ये पर्सनल या डायरेक्ट मेथड विधि से इसको हम कैलकुलेट करते हैं या लिखते हैं। इनडायरेक्ट विधि में क्या होता है? इनडायरेक्ट विधि में क्या होता है? कोई कोई तीसरा व्यक्ति बताए, जैसे मान लीजिए आप हमारे घर आए, हमारे बारे में जानकारी कलेक्ट करने, अब और हम नहीं हैं, कोई पड़ोसी हमारा जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है? चलिए, व्हिच मेथड इज कॉस्टलिस्ट? ठीक है? तो यहाँ पे जो कौन-सी विधि जो है वो सबसे महँगी है? तो मेल क्वेश्चनेयर में जो अभी बोल रहे हैं आपको कि मेल भेज दिया जाए और आप भर के भेज दीजिए, तो इसमें एक तरीके से कहा जाए तो ज़ीरो कॉस्ट है मेल भेजने की, जो अब हम मेल करते हैं उसमें ज़ीरो ही कॉस्ट आती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर या फिर गवर्नमेंट ऑफ कोई भी देश की गवर्नमेंट अगर उसको मेल की कमर्शियलाइज़ेशन करती है तो थोड़ा बहुत उसमें पैसा देना होता है। तो मतलब ये जो है मेल जो क्वेश्चनेयर विधि है, ये जो है सबसे मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कम खर्चे में होती है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति या कोई और के माध्यम से हम यहाँ पे जानकारी कलेक्ट कर लें, ठीक है? और डायरेक्ट मेथड में जैसे सेंसस हो गई, ठीक है? सेंसस, तो इसमें लोगों को जाना पड़ता है आपके पास, तो इसलिए ये सबसे कॉस्टली विधि होती है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसका खाना-पीना होता है, भारत सरकार को उसका खाना-पीना का पैसा देना होता है। फिर उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो जो भी मतलब वहाँ पे टीए-डीए होता है, वो इन्वॉल्व होता है, तो इसका सैकड़ों करोड़ का बजट होता है, ठीक है? तो इस साल भी हमें उम्मीद है कि 500-700-800 करोड़ या 1000 करोड़ का बजट रहेगा। तब उसमें जो है पूरी सेंसस जो है कराई जाती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चनेयर इज़ फिल्ड बाय। क्वेश्चनेयर जो है वो किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है? तो क्वेश्चनेयर जो भी आदमी जाता है, वो फिल करता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर, ठीक है? अन्वेषक उसको कहते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। जो क्वेश्चनेयर जो हम लिए रहते हैं, जैसे भारत सरकार का एक रजिस्टर होता है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें पूछनी है उसके लिए कॉलम बने होते हैं। तो यहाँ पे आपका नेम लिखा गया, फिर एज लिखी गई, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे एक परिवार का पूरा लिखा जाता है, तो यहाँ पर रिलेशन लिखा जाता है कि आप इनके क्या हो। फिर उसके बाद आपके पास एजुकेशन लेवल क्या है और जो जो भी चीज़ें वहाँ पे कलेक्ट करनी होती हैं, वो सभी का कॉलम यहाँ पे बना रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर इस लिस्ट को इन्वेस्टिगेटर ही वहाँ पे भरता है, ठीक है? चलिए, शेड्यूल इज़ फिल्ड बाय। जो शेड्यूल होता है, एक तरीके से देखे जाए, 1 सेकंड थोड़ा-सा जो है 1 सेकंड थोड़ा-सा एक गलती हो गई। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ये क्वेश्चनेयर नहीं भरता, ये रिस्पोंडेंट भरता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनेयर जो होता है ना, जैसे मेल के माध्यम से हमने क्वेश्चनेयर किसी को भेज दिया, तो वो क्वेश्चनेयर जो है यहाँ पे रिस्पोंडेंट भरता है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? और जो इन्वेस्टिगेटर भरता है, उसको यहाँ पे शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है? शेड्यूल जो है फील्ड बाय किसके होता है? इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए। अगला है व्हिच मेथड अवॉइड्स इन्वेस्टिगेटर्स बायस। यहाँ पे कौन सी विधि अन्वेषक पक्षपात से मुक्त होती है? तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, मेल या क्वेश्चनेयर मेथड या शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड में तो क्वेश्चनेयर मतलब यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि इन्वेस्टिगेटर ही उन चीज़ों को भर रहा है, तो वो बायसनेस हो सकता है, बायस्ड हो सकता है। बायस्ड का मतलब वो किसी एक पक्ष में यहाँ पे वो मतलब ये कहने का कि वो एक तरफ उसका जिधर झुकाव है, मान लीजिए कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा, तो उसके विरुद्ध अगर कोई डेटा जा रहा है, तो वहाँ पर वो कह देगा कि हम इसको नहीं भरेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायसनेस यहाँ पे हो सकती है। मेल्ड क्वेश्चनायर में भी यहाँ पे हो सकती है पर्सनल बायसनेस। इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि जो तरीका है, जो मतलब इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें जो है मतलब क्वेश्चनायर मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस नहीं आएगी। कारण ये है कि यहाँ पे जैसे मेल्ड क्वेश्चनायर में क्या होता है, इन चीज़ों में ध्यान दीजिएगा, थोड़े बहुत डिफरेंस होता है। तो इसी डिफरेंस के कारण ही यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है। 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंदी है, थ्योरेटिकल है और मैथमेटिकल है नहीं, तो इसलिए थोड़ा-सा समझने में मुश्किल होती है। ठीक है? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड होगा। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हम उसके पास जाके पर्सनल कॉन्टैक्ट के माध्यम से भर रहे हैं। मान लीजिए सामने वाला आदमी पढ़ा नहीं है, तो उसके बाद हम कोई चीज़ उससे पूछ के भर रहे हैं, तो हम अपना कुछ भी भर सकते हैं। तो वहाँ पे भी बायसनेस आ सकती है। ठीक है? चलिए, डेटा कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज इज, डेटा जो कलेक्ट होता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डेटा कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पज के लिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए डेटा एकत्र डेटा का, अरे ठीक है, तो ठीक है, इसमें किसी भी उद्देश्य के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी नहीं होगा, सेंसस नहीं होगा, पब्लिश डेटा नहीं होगा, ये आपका प्राइमरी डेटा होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इसमें कौन सी लिमिटेशन है? ठीक है, तो लिमिटेशन यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे फोरकास्टिंग डील्स विथ क्वालिटेटिव डेटा या डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा। डील विथ क्वालिटेटिव डेटा, डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स होता है इसमें हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि जो इसकी लिमिटेशंस हैं उसमें मैथमेटिकल फार्मूलेशन रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उसमें डेटा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो डिसीजन मेकिंग परफेक्टली हम इससे नहीं करते हैं, फोरकास्टिंग भी इससे नहीं कर सकते, हालांकि करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं करते, टाइम सीरीज में पढ़ाएंगे हम इसको कि फोरकास्टिंग इसमें करते हैं। लेकिन जो लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन की बात कर रहा है, तो लिमिटेशन का मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि केवल क्वांटिटेटिव डेटा के माध्यम से ही जो है यहाँ पे ये मतलब क्वांटिटेटिव डेटा में ही इसको जो है हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बेस्ट तरीके से हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट स्टडी, जो सांख्यिकी है किसका अध्ययन नहीं कर सकती? तो इनकम का, पॉपुलेशन का, ऑनेस्टी का और प्राइस का। तो जो भी यहाँ पे मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव डेटा है उसका यहाँ पे अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, इनकम का अध्ययन किया जा सकता है, पॉपुलेशन का अध्ययन किया जा सकता है, प्राइस का अध्ययन किया जा सकता है। ईमानदारी का अध्ययन इससे नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईमानदारी एक क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, ईमानदारी क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा मीन्स, यहाँ पे जो डेटा का वर्गीकरण है इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स यहाँ पे देखेंगे तो कलेक्शन कलेक्शन नहीं होता, और एक तरीके से कहा जाए इसको ग्रुपिंग करना कहते हैं। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुपिंग है। ठीक है, इसको हम ग्रुपिंग करते हैं, मतलब एक तरीके से इसको लॉजिकल फॉर्मेट में हम प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंक्लूड्स, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भी हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है उसको हम टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम्स, मतलब सभी के माध्यम से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ये मस्ट बी क्या होता है? कंपेरेबल होता है, होमोजीनियस होता है, न्यूमेरिकल होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ये न्यूमेरिकल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा के माध्यम से ही हम इसका यहाँ पे इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। तो कंपेरेबल होता है, होमोजीनियस भी लगभग लगभग होता है, पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनएसएस, एनएसएस मतलब जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ये
ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार, एक नहीं 4-5 बार यूजीसी में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नहीं 4-5 बार यूजीसी में पूछा गया है। ठीक है, जब हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीजें पढ़ाएंगे, अभी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ाए हैं तो वहां पर हम इसको बताएंगे। फिर अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। भारत में जो प्रेजेंट टाइम में जो भारत में है, भारत में जो स्टैटिस्टिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो ये पीसी महालनोबिस है। ठीक है, पीसी महालनोबिस, इनको जो है यहाँ पे भारत में स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर इज कॉल्ड। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले एकत्र किए गए डेटा को डेटा कहलाता है। तो इसको हम यहाँ पे एक तरीके से कहेंगे कि प्राइमरी डेटा जो होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो, और जो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा होता है उसको हम यहाँ पे किसी पब्लिकेशन किसी रिपोर्ट से हम उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रॉ डेटा होता है इसको हम कह सकते हैं कच्चा डेटा, कि डेटा कलेक्टेड समवन एल्स अर्लियर इज कॉल्ड, तो रॉ डेटा इसको हम कहेंगे। ठीक है, अगर रॉ डेटा नहीं होता तो इसको हम प्राइमरी डेटा कह देते हैं। एडिटिंग ऑफ द डेटा इज डन टू। ठीक है, एडिटिंग इसको हम कब करते हैं, तो यहाँ पे एडिटिंग तब करते हैं जब डेटा कलेक्शन के बाद करते हैं, लेकिन इसमें एरर को जब हमें रिमूव करना हो तब उस केस में हम इसको अशुद्धियों या त्रुटियों को दूर करने हैं तो हम एडिटिंग करते हैं। पब्लिश डेटा में कोई एडिटिंग नहीं होती, एडिटिंग के बाद पब्लिकेशन होता है उसका। एनालिसिस या एनालाइज डेटा की यहाँ पे बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम इज कॉल्ड। क्लासिफिकेशन जो हमारे पास बेस्ड होता है टाइम पर, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज्योग्राफी का यूज किया जाता है, ज्योग्राफी का, और यहाँ पर क्या होता है क्रोनोलॉजिकल में यहाँ पे टाइम का यूज किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम का आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वालिटेटिव में क्या होता है किसी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है, जैसे ईमानदारी, मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की जो भी क्वालिटी है उसको हम यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या करते हैं कि हम न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस इज नोन एज। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है स्थान के आधार पर जो डेटा का वर्गीकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल डेटा। ठीक है, चलिए अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब बताया था क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा फिर ये। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे क्वालिटीज पर बेस्ड नहीं होता, टाइम पर बेस्ड नहीं होता, प्लेस पर बेस्ड नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है टेबुलेशन मीन। जो टेबुलेशन है इसका क्या मतलब होता है, तो टेबुलेशन का जो मतलब होता है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो डेटा का प्रेजेंटेशन हम करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हाँ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम, हाँ ये ज्यादा सुटेबल आंसर होगा, ये हट जाएगा। क्लासिफिकेशन तो करते हैं लेकिन इसमें जो है मतलब हम रो और कॉलम के बीच में इसका हम प्रेजेंटेशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए टेबल हैविंग वन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है, इसमें आपको बताया गया था इस तरीके से जो भी हमारे पास कोई टेबल बनाई जाती है तो यहाँ पर जो होता है इसको स्टब बोला जाता है, जो रो पार्ट होता है, कॉलम वाले पार्ट को कैप्शन बोला जाता है, और इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी। अब इसमें केवल एक आधार पर अगर क्लासिफिकेशन हुआ है तो इसको सिंपल डेटा कहते हैं, सिंपल टेबल कहते हैं। दो आधार पर हुआ है इसका क्लासिफिकेशन तो डबल, मतलब यहाँ पे डबल क्लासिफाइड टेबल कहा जाता है, या फिर उसके बाद अगर और आधार लिया गया है तो इसको कॉम्प्लेक्स टेबल यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, ए टेबल शोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पर डबल टेबल हो जाएगा, तरीके से कहा जाए द्विगुण सारणी। अगला है टाइटल ऑफ ए टेबल शुड बी। तो यहाँ पे जो टाइटल होता है, टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम टेबल बनाए हैं ऐसे,
तो यहाँ पे कैप्शन हो गया, यहाँ पे स्टब हो गया, स्टब, ठीक है, स्टब, ये हो गया हमारा बॉडी का पार्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है समथिंग। तो टाइटल कैसा होना चाहिए? तो टाइटल वेरी लॉन्ग नहीं, वेग अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर एंड ब्रीफ होना चाहिए। क्लियर और ब्रीफ अगर नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम मान लीजिए कोई टेबल बनाए हैं और उस टेबल में जो है मतलब बड़ी सी उसका टाइटल ही लिख दें तो उसमें उस केस में कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। सोर्स नोट इन ए टेबल, इन ए टेबल इंडिकेट्स, सोर्स नोट इन ए टेबल इंडिकेट्स। तो यहाँ पर सोर्स नोट जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ द डेटा यहाँ पे होता है, हेडिंग, यूनिट्स या ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। जब हम टेबल बना लेते हैं ना सारी चीजें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब वो डेटा कहाँ से लिया गया। अगर ऐसा आप सोर्स नहीं लिखते हैं तो कॉपीराइट का इशू आता है, और फिर जहां से ही कॉपीराइट का इशू आएगा वो जो है मतलब आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, वो किसी थीसिस में आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, सेम सेम क्वेश्चन हमारे सारे क्वेश्चन कोई और यूज कर ले तो कॉपीराइट का इशू होगा, किसी और का हम यूज कर लें वो भी कॉपीराइट का इशू होगा, ठीक है। चलिए अगला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इज यूजफुल फॉर। जो चित्रात्मक प्रस्तुति होती है वो मतलब यूजफुल होती है किसके लिए? तो यहाँ पर देखेंगे जब भी हमारे पास चित्रात्मक जो प्रस्तुति होती है वो ज्यादातर केस में एक्सपर्ट के लिए तो नहीं होती है, डेटा कलेक्शन के लिए नहीं होती है, एडिटिंग के लिए नहीं होती, जो इलिटरेट पीपल होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चीजें होती हैं। बार डायग्राम इज सुटेबल फॉर, जो बार डायग्राम होता है ये किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है? तो बार डायग्राम जब भी सुटेबल होता है ये क्वालिटेटिव कंपैरिजन के लिए जो है यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए, मेनली कंपैरिजन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला पाई डायग्राम इज आल्सो नोन एज, पाई डायग्राम को आल्सो नोन एज, क्योंकि पाई डायग्राम हमारा सर्कुलर फॉर्मेट में बनता है इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला है टोटल एंगल ऑफ पाई डायग्राम इज, टोटल एंगल, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, सॉरी एक तो गोला ढंग से बना नहीं, ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारे पास ये एंगल बना, ये एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री हो जाएगा ये। अगला है विच डायग्राम शोज ट्रेंड ओवर टाइम, तो जो कौन सा डायग्राम यहाँ पे ट्रेंड शो करता है टाइम के साथ? तो यहाँ पर देखेंगे तो बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम के साथ अगर हम जब बातें करते हैं तो यहाँ पर ये लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे आपका टाइम होता है और इसके साथ जो भी फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस तरीके से इस डेटा को बनाया जाता है और ये लाइंस के रूप में आपका शो करता है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अगला है हिस्टोग्राम इज यूजफुल फॉर, हिस्टोग्राम किसके लिए यूजफुल होता है? तो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए नहीं होता, ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए और टाइम सीरीज डेटा के लिए भी नहीं होता। हिस्टोग्राम को हम इसी तरीके से बनाते हैं, जस्ट एकदम कॉपी, मतलब एक दूसरे अगले जो अगला जो बार है इसमें इसका लोअर लिमिट और जस्ट इसके पहले वाले बार की अपर लिमिट आपस में बराबर होती है, ठीक है। चलिए, और हिस्टोग्राम के बारे में कुछ और शब्द जान सकते हैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम की जो हाइट है ये फ्रीक्वेंसी इधर होता है, इधर क्लास इंटरवल होता है। तो यहाँ पे जो हाइट होती है जो हिस्टोग्राम की, ये प्रोपोर्शनल होती है एफ के, मतलब फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इस जो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, इस डेटा के माध्यम से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ज्यादातर कुछ कई कई केसेस होते हैं जहाँ पर अलग अलग चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन में जाएंगे तो बताते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ ए बार ऑफ हिस्टोग्राम इज शोज, तो विड्थ जो होता है ये क्या बताता है? तो आपको जस्ट बताया अभी कि यहाँ पर ये जो विड्थ होती है हिस्टोग्राम की, यहाँ पर ये होता है क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी हमारा ये होता है, ठीक है। हाइट इसकी, तो हाइट अगर पूछा होता तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑब्टेन्ड बाई, तो फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं हम लोग, सॉरी, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं,
फिर इस हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को आपस में स्केल के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम, ज्वाइन फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, ज्वाइनिंग क्लास लिमिट्स नहीं, ज्वाइनिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम। मिड पॉइंट हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो उस केस में हमारे पास जो भी चीजें आती हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, ठीक है। ओजाइव कर्व इज रिलेटेड टू, ओजाइव कर्व जो होता है ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए अब यहीं पे हम लोग रोकते हैं इसको, 50 क्वेश्चन रहेगा आगे की। इसी में क्वेश्चन लगभग कितने क्वेश्चन हैं हम बता दे रहे हैं आपको। इसमें काफी क्वेश्चन है, लगभग हमें लग रहा 300 प्लस क्वेश्चन है सॉरी। अच्छा सॉरी, 359 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल महामैराथन में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी एक साथ देखे जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, ये क्लास जो है आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको मतलब क्वेश्चन सेट या फिर और भी जो प्रैक्टिस सेट है वो दिए जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उसके साथ साथ जो है आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।